हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन और लेंगे और वो है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ यूज करके हमारे पास में ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। इस कॉइल के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें जो गिवन क्या है कि ये हमारे पास में कोई करंट कैरिंग कॉइल। सो लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस a and O is center of this coil. Now we have to find magnetic field at any point on the axis. So this line passing through the center, ये लाइन जो इस कॉइल के सेंटर में से पास हो रही है, इसके बीचों बीच से पास हो रही है, जो हमने इस प्रकार यहाँ दिखा रखी है रेड कलर से। ये लाइन कौन सी है? इसकी एक्सियल लाइन है। अब हमें इस एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। बायोट-सावर्ट लॉ को यूज कर ले तो बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करने के लिए हमारे पास में देखो पैरामीटर्स क्या क्या थे, आइडियल और पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो हम यहाँ मान लेते हैं सपोज ए करंट एलिमेंट मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट सी है। सपोज I इज करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या मान लेते हैं अपन I, और इसकी लेंथ मान लेता हूँ dl। सो यहाँ जो करंट एलिमेंट बनेगा वो क्या बना, आइडियल एट पॉइंट सी। इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P की जो पोजीशन है इसको हम क्या मान लेंगे, R। लेट R इज पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट एंड दिस एंगल, ये जो एंगल बनेगा इसको मैं मान लेता हूँ फाई। लेट दिस एंगल इज इक्वल टू फाई। देखो अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारे पास में बायोट-सावर्ट लॉ की जो फॉर्म है वो क्या है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हमें आइडियल आ गया, हमारे पास में आर भी है। थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस कॉइल को अपन ने किस प्रकार से रखा हुआ है। तो मैं यहाँ ये आपको समझाता हूँ। देखो ये इसको हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है। इस कॉइल का जो प्लेन है इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। बोर्ड का प्लेन इस प्रकार से है, कॉइल के प्लेन को हमने इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। एक करंट एलिमेंट यहाँ ले रखा है। डियर स्टूडेंट्स ये जो सॉलिड लाइन आपको दिखाई दे रही है इस कॉइल की, ये है इसका बाहर वाला पोर्शन आधा, और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, इसका अंदर वाला पोर्शन है। अब हम क्या मानते हैं कि इसमें जो करंट आ रहा है यहाँ से तो आ रहा है बाहर की तरफ, और नीचे से किधर जाएगा, फिर अंदर की तरफ। तो यहाँ जो अपन ने करंट एलिमेंट माना है आइडियल, इस आइडियल की डायरेक्शन ये होगी, देखो बाहर की तरफ, और इधर क्या है, पोजीशन वेक्टर आर, ये आर है। अब इसको हम यूं समझ सकते हैं कि आइडियल और आर के बीच में यदि हम एंगल की बात करेंगे तो हमारे पास में ये तो है, देखो ये वाला मार्कर क्या इंडिकेट कर रहा है, आइडियल को, और ये क्या बता रहा है, आर को। अब यहाँ से क्लियर है कि आइडियल और आर के बीच में जो एंगल होगा, आर हम यहाँ माने, यहाँ माने, यहाँ माने, ये कंडीशन हमारे पास में। तो आइडियल और आर के बीच में जो एंगल हो कितना हो गया, 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। सो dB becomes mu naught upon में 4 पाई IDL sin 90 is 1, तो यहाँ 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा ये, आर स्क्वायर, राइट। अब देखो यदि हम इस पॉइंट P पे इस dB की डायरेक्शन निकाल लें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखो यहाँ पर P पे इस dB की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ के जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म से समझाता हूँ मैं आपको। वी नो दैट वेक्टर dB इज इक्वल टू क्या होता है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में
आर क्यूब। तो वी नो दैट डीबी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड आर। तो डीबी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज करेंगे। और राइट हैंड रूल के अनुसार क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को यदि हम आइडियल से आर की तरफ रोटेट करवाएंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीबी। दूसरा, वी नो दैट इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो किन्हीं भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आता है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है +1 में। सो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो डीबी की डायरेक्शन आएगी ये इस करंट एलिमेंट और आर दोनों के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो ये परपेंडिकुलर किस प्रकार से आएगी, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसको समझने के लिए देखो हम वापस हमारा ये जो कंसेप्ट था, इधर क्या देखो आइडियल है, इस डायरेक्शन में आइडियल और इधर आर है। अब यदि हम राइट हैंड की फिंगर्स को आइडियल से आर की तरफ लेके आएंगे, देखो इधर क्या आइडियल, इधर आर है। आइडियल से आर की तरफ मैं राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाऊंगा तो ये जो मेरा थंब है क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो हम ये कहते हैं यदि इस पॉइंट P पे ये जो R है इस R पे 90 डिग्री के साथ में यदि हम ये लाइन ड्रा कर देंगे देन इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ DB। सो वी कैन से दैट यहाँ से जो DB की डायरेक्शन आ जाएगी इस डायरेक्शन में आएगा हमारा वेक्टर DB। सपोज ये कह दो इट इज अलोंग, इसको हमने नाम दे दिया PA के अलोंग आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट, 1 मिनट के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरा करंट एलिमेंट इस C के डायमेट्रिकली अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट यहां करंट एलिमेंट लेते हैं हम D एट पॉइंट D। ये पॉइंट मान लिया D, इस पॉइंट D पे दूसरा करंट एलिमेंट लेंगे आइडियल। तो देखो यहां से भी करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इस कॉइल को हम मानेंगे, यहां से करंट बाहर आ रहा है तो यहां से क्या होगा, अंदर जाएगा, यहां से अंदर जाएगा और इधर क्या होगा आर। अब फिर से आइडियल की तरफ यदि आप आर राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाओगे तो जो हमारा इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मान लेता हूं मैं, लेट डी बी डैश इज मैग्नेटिक फील्ड एट डी। देन देखो अब हमारे पास में जो dB की वैल्यू है, पहले इस dB की वैल्यू की बात करते हैं फिर डायरेक्शन समझते हैं। वैल्यू ऑफ dB डैश अकॉर्डिंग टू बाइट-शार्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल। देखो थीटा यहाँ भी सेम रहेगा, हमने आपको पहले बता दिया कि आइडियल और आर कहीं भी मान लो आप, आइडियल और आर के बीच में थीटा की वैल्यू 90 रहेगी अपॉन में। अब देखो यदि आइडियल को मैं इस पॉइंट P से ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर भी, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सेम R आ जाएगा। कैसे आएगा देखो R, इसको हम फिर से समझते हैं। ये हमारे पास में कॉइल है और ये क्या होगा इसके बीचों बीच, ये होगी इसकी एक्सियल लाइन। अब यदि मैंने आइडियल यहाँ माना, सपोज यहाँ पॉइंट C है तो ये R हुआ, देखो ये वाला मार्कर क्या बता रहा है R। अब इस R को यदि हम इधर से मापें या इधर से मापें या इधर से मापेंगे तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस R है इसके चारों तरफ क्या आएगा, सेम। दूसरी बात, यदि ये वाला एंगल फाई है तो देन वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू फाई। ये भी हम क्लियर कर लेते हैं यहीं पर ही। सपोज दिस इज एक्सिस, ये कॉइल, ये फाई है, देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है यहाँ पर ये वाला फाई है। अब इसको किधर भी घुमा लो फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये फाई है तो ये भी फाई रहेगा, और ये समझ लो कि यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। सो आइडियल से ये डिस्टेंस कितना आ गया r, तो हमारे पास में dB डैश की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब देखो डायरेक्शन ऑफ dB, यदि हम इस dB की डायरेक्शन की बात करते हैं तो अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड रूल फिर से यूज कर लो। आइडियल अंदर की तरफ इधर आ रहा है, आइडियल से r की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओगे तो यहाँ से जो डायरेक्शन आएगी वो आइडियल और r दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो वी कैन से दैट यदि हम इस पॉइंट पे
ये जो हमारा आर है, इस आर पे 90 डिग्री पे यदि हम ये लाइन ड्रा कर देते हैं, सपोज इट इज पी ई, ये इसको हमने नाम दे दिया पी ई, देन दिस पी ई रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ डी बी डैश। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस करंट एलिमेंट के कारण से वो आएगा इस डायरेक्शन में। अब देखो हम क्या करते हैं, अब कोई इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एनी लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट P है, इसमें से पास होने वाली और कोई लाइन लेते हैं एक्स वाई। सपोज वी हैव एनी लाइन एक्स वाई, ये लाइन मान लेते हैं जो इस कॉइल की एक्सियल लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस इज द लाइन एक्स वाई, इस लाइन को अपन ने नाम दे दिया एक्स वाई, और ये इस कॉइल की जो एक्सियल लाइन थी इसके परपेंडिकुलर मान लिया अपन ने। दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन ड्रा करने का जो मतलब है वो क्या है, हमारे पास में इस dB और dB डैश से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने ड्रा किया है। देखो यहाँ से आप एक बात क्लियर करो कि ये वाला एंगल फाई है और ये देखो मैं ये तीनों एंगल यहाँ ड्रा करता हूँ, इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर कि ये वाला एंगल कितना था हमारा फाई। अब देखो इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर अपन ने इधर ये डी बी रखा था, देखो ये डी बी है ये वाला, ये कौन सा था आर, और ये लाइन कौन सी है एक्स वाई लाइन थी। अब देखो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इस आर की ये मैग्नेटिक फील्ड क्या था, परपेंडिकुलर है। सो वी कैन से दैट यदि ये वाला एंगल x है और ये y है और ये क्या हो z हो, देन वी कैन से दैट एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसके तो परपेंडिकुलर हो गया। इसी प्रकार से r के परपेंडिकुलर ये है, तो वी कैन से दैट एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों में y से तो y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बराबर z। इसका मतलब ये वाला एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा फाई। सो यहाँ से जो समझाने की मैंने कोशिश क्या करी है कि ये फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा फाई। इसी प्रकार से यदि ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा फाई होगा। अब ये तो आ गया हमारे पास में एंगल की हमने बात की। अब हम इस वेक्टर dv को और dv डैश को कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। रिजोल्विंग dv एंड dv डैश इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन दोनों को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। देखो रिजोल्व करने के बाद में आपको मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ +1 का कंसेप्ट। यदि ये हमारे पास में वेक्टर r हो और ये इस लाइन के साथ में एंगल थीटा बनाता है तो r का इधर कंपोनेंट कौन सा होता है r cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा r sin थीटा। ये कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे और dv और dv डैश को कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। देखो भी रिजोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाओ, dv यहाँ से ये कहते हैं कि py के साथ में एंगल फाई बनाता है तो dv का इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी dv cos फाई, और इसके परपेंडिकुलर इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कौन सा होगा dv sin फाई। इसी प्रकार से dv डैश को कंपोनेंट में रिजोल्व करो तो dv डैश का इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे dv डैश cos फाई, और इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर ये कौन सा होगा dv डैश sin फाई। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम dv और dv डैश को देखते हैं μ0/4 पाई आइडियल r स्क्वायर μ0/4 पाई आइडियल r स्क्वायर दोनों इक्वल है। अब यदि dv cos फाई ऊपर की तरफ है dv डैश cos फाई नीचे की तरफ है, तो ये dv cos फाई और dv डैश cos फाई दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट हैं और इक्वल हैं, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे दोनों। हमारे पास में जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो क्या बचा
डी बी साइन फाइव प्लस डी बी डैश साइन फाइव, बट डी बी इज इक्वल टू डी बी डैश। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यदि हमने दो कंपोनेंट लिए तो ये डी बी साइन फाइव दो बार जुड़ेगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, अब इस जो कॉइल है इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते जाएंगे और हर बार क्या होगा, डी बी साइन फाइव को ऐड करते जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक जो लेंथ एलिमेंट है इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डी बी साइन फाइव, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस डी बी साइन फाइव को क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। सो वी कैन से दैट टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसकी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा, कैसे आएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाइव। डी बी साइन फाइव को यदि हम इस टोटल लेंथ पे इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में क्या है भाई, डी एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। देखो कांस्टेंट क्या क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो है ही कांस्टेंट, आई अपॉन आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। फाई का मैंने आपको शुरू में बताया था कि एंगल फाई इसके चारों तरफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो फाई को भी क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिंपली हमारे पास में डीएल स्मॉल लेंथ बचेगी इसकी। यदि इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव एंड डीएल इज स्मॉल लेंथ। इस कॉइल की टोटल लेंथ निकालोगे तो क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस, इसका रेडियस अपन ने a ले रखा है, तो सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा इसका 2 पाई a। हमारे पास में b की वैल्यू आई। अब यहां से देखो हम ये जो साइन फाई है, इस साइन फाई की वैल्यू हम और निकालते हैं। साइन फाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OCP या फिर ट्राइंगल ODP। ये ट्राइंगल ले लेते हैं या फिर ये ट्राइंगल ले लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन r। साइन फाई की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, साइन फाई इज इक्वल टू a अपॉन r। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो r है, इस r को यदि हम a और x की टर्म में निकालेंगे तो देखो इस ट्राइंगल OCP के अंदर, इस ट्राइंगल OCP के अंदर यदि हम ये कंसेप्ट यूज करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो आप, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास में एक तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आर निकालोगे तो इस सारे का क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो हम यहाँ आते हैं हमारे रिजल्ट पे, ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो कि इसको हम यहाँ लेके आते हैं सॉल्व करके। b इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मैंने अभी आपको बताया। इनटू में क्या था, साइन फाई, साइन फाई क्या होगा, a अपॉन आर एंड r इज इक्वल टू क्या आया था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी पावर हाफ थी। इनटू में क्या है, देखो 2 पाई a। अब हमारे पास में फाइनल जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट को मैं ये लिख रहा हूं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर यहाँ से, आधी पावर यहाँ से, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इनटू में यहाँ पर क्या रह गया,
a इंटू 2 पाई a दैट इज 2 पाई a स्क्वायर। अब यदि हम इस कॉइल के एरिया की बात करते हैं तो इसका सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया क्या होगा, a इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर, क्या बन जाएगा इसका एरिया। सो देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i इंटू में 2 इंटू पाई a स्क्वायर को यदि मैं इसका एरिया नाम दे देता हूँ तो अपॉन में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब डियर स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट हमारे पास में ये आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से हम इसके जो अलग अलग केस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। देखो ये जो रिजल्ट है काफी वर्सेटाइल रिजल्ट है, अलग अलग फॉर्म में रिजल्ट आता है। वर्सेटाइल मतलब होता है अलग अलग फॉर्म में। अब इसकी फॉर्म क्या क्या रहेंगे, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। हमारे पास में b क्या आया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में क्या है भाई i इंटू 2a अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 3/2। एक रिजल्ट ये आया हमारे पास में। दूसरा देखो, दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि यदि ये जो था हमारे पास में इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से देखो 2 को 2 से कैंसिल कर दें, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई i, पहले हम इस 2 को लिख देते हैं 2 i a अपॉन में क्या होगा, जो 2 है 2 तो कैंसिल हो गया, राइट 2 को हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा i a अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 सेकेंड फॉर्म। इसी रिजल्ट से हमने एक रिजल्ट ये निकाल दिया। अब देखो यहाँ से और क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से इसका एक केस ये और बनता है कि इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न, यदि इस कॉइल के अंदर n टर्न होती तो क्या होता, जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये n टाइम्स और ऐड हो जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि इफ, अगर हम इसी रिजल्ट की बात करते हैं, इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ n टर्न, कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स, तो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट क्या बनता, b इज इक्वल टू, मतलब इसका अगला स्पेशल केस ले रहा हूं मैं, या यूं मान लो कि एक केस ये ले लेते हैं हम, यदि इस कॉइल के अंदर n टर्न होती तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनना था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और n टर्न इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा ये, देखो इस 2 को मैं पहले लिख देता हूं इंटू n इज नंबर ऑफ टर्न्स i इंटू a, 2ni a अपॉन में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 3/2। एक रिजल्ट ये आया हमारे पास में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये वाला जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स, आगे हम जो मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वहां पर इसको हम यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें याद रखना है इस रिजल्ट को। अब देखो जो दूसरा एक रिजल्ट, इसको दूसरी फॉर्म में और लेके आते हैं। यदि इसी रिजल्ट को मैं, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को वापस एक्सपेंड करता हूं, मैं ध्यान करो इस रिजल्ट को मैं फिर से एक्सपेंड कर रहा हूं और इसका अगला केस ले रहा हूं। ये हमारा आर्टिकल यहाँ तक हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब इसके स्पेशल केस ले रहे हैं, एक केस क्या लिया मैंने, यदि n टर्न हो, अगला केस ले रहा हूं मैं कि b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i इंटू 2 इंटू a क्या था एरिया, एरिया को मैं सीधा फिर से पाई a स्क्वायर कर रहा हूं, और बटे में क्या है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख दी भाई हमने 3/2। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2, देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या बचेगा
म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन आल्सो इन दिस फॉर्म। अगर यहां से फिर हम ये कह दें कि कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन टर्न, तो ये जो रिजल्ट है ये फिर से लिखा जा सकता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो थे इसके कुछ एक रिजल्ट्स, मतलब वेरियस रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग रिजल्ट क्या हो सकते हैं। अब देखो हम एक स्पेशल केस और लेते हैं इसका। यदि कॉइल को हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P को यदि मैं वापस O पे ले आता हूँ, अगर ये जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट को वापस यदि हम O पे ले आएंगे तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे ही पॉइंट P को हम O पे ले आएंगे, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, वैल्यू ऑफ x बिकम्स 0। सो देखो ये जो रिजल्ट था, हम इस रिजल्ट की बात करते हैं। इस रिजल्ट के अंदर यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, देन दिस रिजल्ट बिकम्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस x की वैल्यू आपको क्या करनी है, 0, क्योंकि पॉइंट को हम कहां ले आए, सेंटर पे, तो x 0 हो गया और ए स्क्वायर का पावर कितनी है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ए क्यूब बचा। अब यहाँ पर यदि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दोगे तो क्या बच जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। और ये हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं कि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, राइट। यदि यहाँ से ही हमें स्पेशल केस क्या करना पड़े कि फ्रॉम दिस रिजल्ट फाइंड द वैल्यू एट द सेंटर, तो x को 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। सिंपली आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो आप यहां तक ड्राइव कर लेंगे, सफिशिएंट है। यदि कॉइल में एन टर्न हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद में इसके हमने ये क्या है, वेरियस केस स्टडी किए हैं, राइट। ये हो गया हमारा आर्टिकल। यहाँ से एक केस जो हम एक टर्म और आती है हमारे पास में, उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि वो टर्म क्या होगी। देखो वो उसको हम काफी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आपको ये जो रिजल्ट आ रहा है इससे रिलेटेड है। एक टर्म आएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के द्वारा, और वो होती है NIA। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। यदि हमारे पास में कोई सर्कुलर कॉइल जिसके अंदर n टर्न हो और प्रत्येक टर्न में I करंट फ्लो करता हो और कॉइल का एरिया कितना हो a, तो उस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है। तो वी कैन से दैट यदि हम इस रिजल्ट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये किस टर्म में आया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किस टर्म में आया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में। सो यहां से क्या कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट ए सर्कुलर कॉइल behaves like a magnetic dipole. Circular coil behaves like a magnetic dipole. जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है
किसकी तरह बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। अगर ये कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है तो क्या होगा, इसके अंदर नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो हमारे पास में ये था कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके, और नेक्स्ट जो आर्टिकल हम करेंगे उसमें भी काम आएंगे। इसलिए इसको अच्छे से करना, और इसके जो स्पेशल केस है इनको भी अच्छे से आपको समझना है। थैंक्स एंड कीप ऑन।